नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन यादव एमए क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धरना प्रदर्शन करने के संवैधानिक एवं कानूनी आधारों की। तो इस क्लास के माध्यम से हम पूरे घटनाक्रम को जोड़ते हुए इसके संवैधानिक एवं कानूनी पहलुओं को विस्तार पूर्वक जानेंगे। इस क्लास के माध्यम से मैं जो अभी दिल्ली या पूरे भारतवर्ष में घटनाक्रम हो रहे हैं उनके उदाहरण के माध्यम से इसके संवैधानिक एवं कानूनी पहलुओं को बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, आप लोगों के भी ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। दोस्तों, इस क्लास को राजनीतिक रूप से न लें, इस क्लास को केवल संवैधानिक एवं कानूनी पक्षों को समझने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो हम पढ़ेंगे दिल्ली धरना प्रदर्शन 2026 को एक केस स्टडी के रूप में। इस केस स्टडी के साथ साथ इसके संवैधानिक एवं कानूनी पहलू क्या क्या हो सकते हैं। आज की क्लास के माध्यम से दोस्तों हम क्या क्या कवर करेंगे। सर्वप्रथम हम जानने का प्रयास करेंगे इस की पृष्ठभूमि क्या थी। ठीक है, पृष्ठभूमि के साथ साथ इसके संवैधानिक आधार, इस धरना प्रदर्शन का संवैधानिक आधार क्या हो सकता है ना। पुलिस व प्रशासनिक कानून क्या क्या हो सकते हैं, साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय क्या क्या आते रहे हैं एवं परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी पॉइंट्स बन सकते हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस केस स्टडी को केवल तथ्य के रूप में आपको समझना। ठीक है, यह धरना प्रदर्शन के संवैधानिक व कानूनी आधारों पर हम बात करेंगे। ठीक है, अब इस वास्तविक घटनाक्रम के माध्यम से हम इसे और अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए इसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश न करें। ठीक है, हम इसके राजनीतिक पक्ष पर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहले इसके पृष्ठभूमि की, यानी कि बैकग्राउंड की। देखिए, विवाद की जड़ और घर्षण पथ पूरा सविस्तार हम समझेंगे। दोस्तों, आए दिन भारतवर्ष में सीबीएसई की परीक्षाओं में अनियमितताओं की बात की जाए या नीट परीक्षा पेपर लीक या अन्य परीक्षाएं लीक की वजह से निरंतर रूप से छात्रों की मांग रही है कि पेपर लीक न कराया जाए। ठीक है, इसी घटनाक्रम के साथ मई 2026 में सीजेआई के द्वारा, जो कि सूर्यकांत जी हैं, उनके द्वारा छात्रों को कॉकरोच एवं परजीवी नाम से नवाजा गया। जब उन्हें इस नाम से नवाजा गया तो सटायर फॉर्म में व्यंग्यात्मक रूप में अभिजीत दीपके के द्वारा एक इंस्टाग्राम पर पेज बनाया गया सीजेपी नाम से, कॉकरोच जनता पार्टी नाम से। कब बनाया गया था? तो ये आपका बनाया गया था 16 मई 2026 को बनाया गया था। ठीक है, जब ये पेज बनाया तो देखते देखते इस इंस्टाग्राम पेज पर मिलियंस की संख्या में फॉलोअर्स जुड़ते गए। जब मिलियंस की संख्या में फॉलोअर्स जुड़ते गए तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्रों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां से उन्हें उम्मीद जगी कि हम अपनी बात सरकार तक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के फलस्वरूप 6 जून 2026 को 6 जून 2026 को जंतर मंतर यानी दिल्ली में जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके के नेतृत्व में एक सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, प्रदर्शन किया गया और जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके बाद ये धरना प्रदर्शन लगातार बढ़ते चले गए। इस धरना प्रदर्शन में लगातार लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। अभिजीत दीपके एवं छात्रों को मनोबल बढ़ता चला गया। ठीक है, इसके बाद बात आती है 28 जून की। 28 जून 2026 को जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक एवं अभिजीत के नेतृत्व में एक भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए प्रारंभ कर दी जाती है, जिसमें भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक जी बैठते हैं। ठीक है, लगातार वो लगभग 20 दिन तक बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले वो घोषणा करते हैं कि हम 20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर से संसद तक पैदल मार्च निकालेंगे शांतिपूर्वक तरीके से। ठीक है, तो जब दिल्ली पुलिस को या प्रशासन को इस बारे में पता चलता है तो सोनम वांगचुक जी को उठा लिया जाता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप वहां लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ने लगती है एवं 20 जुलाई के दिन संसद मार्च जंतर मंतर से
और संसद तक प्रारंभ हो जाता है। अब 20 जुलाई का ये दिन क्यों रखा गया था? 20 जुलाई का दिन इसलिए रखा गया था क्योंकि इस दिन संसद में मानसून सत्र की शुरुआत हो रही थी। ठीक है, इसलिए इस दिन चलो संसद मार्च, पुलिस प्रदर्शनकारी, झड़प, आंसू गैस, 100 लोग हिरासत में लिए जाएंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, फिर जब मामला उग्र होता देखा तो क्या होता है कि प्रशासन के द्वारा बीएनएसएस धारा 163 लागू करती जाती है। सारी चीजें हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। 21 जुलाई को पुनः जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू होता है। इसमें विपक्षी लोग, विपक्षी पार्टियां इसमें शामिल होना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, अब जो बीएनएसएस 163 लगाया गया वो 22 अगस्त 2026 तक प्रभावी है। हर एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम हमें यह पता होना आवश्यक है, क्या धरना प्रदर्शन करना एक मौलिक अधिकार है? सर्वप्रथम दोस्तों हमें पता होना चाहिए जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अंतर्गत पार्ट 3 यानी कि भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से 35 में पढ़े जाते हैं। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है क्या धरना प्रदर्शन करना एक मौलिक अधिकार है? धरना प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है या नहीं, विस्तार पूर्वक समझेंगे। देखिए, भारत में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना एक मौलिक अधिकार है। अब जब मौलिक अधिकार है तो किन किन आर्टिकल्स के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि धरना प्रदर्शन करना एक मौलिक अधिकार है? ठीक है दोस्तों, यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) से प्राप्त है। आपको साथ ही साथ मैं बताता चलता हूं, आर्टिकल 19 to 22 ये फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, राइट टू फ्रीडम, राइट। स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22 के अंतर्गत आते हैं। उसी के अंतर्गत आर्टिकल 19 क्लॉज 1, ठीक है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं, जिनमें से मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, आगे हम देखेंगे। ठीक है, अब आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत धरना प्रदर्शन एक मौलिक अधिकार बताया गया है। कैसे, अभी बताएंगे। साथ ही साथ में जब भी हमें ये मौलिक अधिकार दिए जाते हैं तो मौलिक अधिकार हमें पूर्ण रूप से नहीं दिए गए, यानी कि इन पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक है, तो अनिवार्य शर्त है, अधिकार केवल शांतिपूर्ण और बिना हथियार सभा तक ही सीमित है। अगर आप वहां पे धरना प्रदर्शन में हुड़दंग करने लगे, ठीक है, अशांति क्रिएट करने लगे, अहिंसा का प्रयोग करने लगे, शस्त्रों का प्रयोग करने लगे, तो वह अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा और आपका वह अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, चेतावनी, यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है, हिंसक जमावड़ा संरक्षित नहीं है, यह संवैधानिक और कानूनी ढांचे दोनों से नियंत्रित होता है, बता चुका हूं। अब धरना प्रदर्शन का कानूनी पदानुक्रम क्या है? देखिए, अगर मैं बात करूंगा, सर्वप्रथम मैंने बताया कि संविधान का अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 ये आपको अधिकार देता है, लेकिन अगर अहिंसा या किसी राष्ट्रीय एकता अखंडता को खतरा होता है तो उस स्थिति में आर्टिकल 19 व आर्टिकल 3 के आधार पर इस अधिकार पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। कैसे, देखेंगे। इसके अलावा केंद्रीय आपराधिक कानून बीएनएसएस 2023 की धारा 163, 189, 190 व बीएनएस 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी प्रावधान है। साथ ही साथ स्थानीय पुलिस अधिनियम 1978 के अंतर्गत धारा 28 से 33, दिल्ली पुलिस अधिनियम, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। केंद्रीय आपराधिक कानून में बता चुका हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें विस्तार पूर्वक पढ़नी है। ये सभी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, ना कि धरना प्रदर्शन। ठीक, अब धरना प्रदर्शन के व्यवहारिक पक्ष के माध्यम से हम उसके संवैधानिक एवं कानूनी पक्षों अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, तो संवैधानिक आधार प्रदर्शनकारी को क्या अधिकार, मैंने बताया आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ठीक है, इसके अंतर्गत वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि इसके अंतर्गत आप नारे लगा सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, बैनर पोस्टर लगवा सकते हैं। इसी के तहत प्रेस की भी स्वतंत्रता होती है। आर्टिकल 19 को और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे किसी दिन, अभी जितनी हमें आवश्यकता है उतना हम पढ़ेंगे। आफ्टर दैट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, ये क्या कहता है, शांतिपूर्ण व निरायुध सभा का अधिकार, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से, निरायुध का तात्पर्य शस्त्र रहित,
बिना शस्त्र के आप क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, जब आप इकट्ठे होते हैं शांतिपूर्वक सभा के लिए तो एक जगह इकट्ठे होकर के संघ या संगठन बनाने की भी शक्ति प्रदान है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के अंतर्गत। संघ या संगठन बनाने का अधिकार, छात्र संगठन या यूनियन बनाकर आंदोलन चला सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से आवागमन यानी कि मार्च या जुलूस निकालने का आधार कहां से आता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी से। तो इन चारों आधारों पर अगर आप अहिंसा या भारत की एकता एवं अखंडता को खतरा नहीं पहुंचा रहे हैं तो इन चारों आधारों पर आपको प्रदर्शन करने का अधिकार मिलता है। इसके अलावा दो और स्वतंत्रता बची हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत। एक आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, उसके अंतर्गत आप कहीं पर भी जाकर निवास कर सकते हैं, कहीं पर भी रेसिडेंस ले सकते हैं। ठीक है। और एक आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, जिसे डिलीट कर दिया गया था। ठीक है। ये सारी चीजें हम बताएंगे। और एक लास्ट की बची आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। तो जी के अंतर्गत क्या है, पेशा या व्यवसाय चुनने का अधिकार। तो मेनली जो हमें पढ़ने हैं यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए मुख्य रूप से जो आर्टिकल्स रेस्पॉन्सिबल है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। तो इन चारों आधार पर कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, धरना प्रदर्शन कर सकता है। अब इसके क्या क्या कानूनी आधार है, सारी चीजें हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। इन पर मैंने बताया उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंतर्गत एवं आर्टिकल 19 क्लॉज 3 के अंतर्गत। ये सारी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलेवेंट रहने वाली है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंतर्गत, वाक यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 8 प्रतिबंध है। ठीक है। भारत की प्रभुसत्ता एवं अखंडता ये बनी रहे, अगर ये खंडित होती है तो यह अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा। राज्य की सुरक्षा अगर प्रतिबंधित होती है तो प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। विदेशी राज्यों से अगर आपके मैत्री संबंध है तो उसके बेस पर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 धरना प्रदर्शन करने पर रोक लगा सकता है। लोक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, शालीनता व सदाचार बनाए रखने के लिए, न्यायालय की अवमानना न हो, मानहानि, ठीक है, अगर आप मानहानि करते हैं तो यह अधिकार आपसे छीना जा सकता है। अपराध हेतु किसी को उकसाना। तो इन 8 आधारों पर आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वहीं अगर बात करेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 3 के अंतर्गत, तो ये सभा धरने के आधार पर केवल 2 प्रतिबंध लगाती है। सभा धरने के आधार पर केवल 2 प्रतिबंध ये लगाती है। ठीक है। पहला, भारत की प्रभुसत्ता व अखंडता सुनिश्चित बनी रहे। दूसरा, लोक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ये तो हमने देखे आर्टिकल 19 क्लॉज 1, आर्टिकल 19 क्लॉज 2, आर्टिकल 19 क्लॉज 3। आगे बात करेंगे कानूनी निष्पादन। अब कानून तो पता ही है, संसद या पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है ना, संविधान के अंतर्गत कानून बनाए जाते हैं। आईपीसी की धारा का नाम बदल के बीएनएसएस कर दिया, ये सभी को पता है। ठीक है। 1 जुलाई 2024 से ये सारी चीजें लागू हैं। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब सड़क पर पुलिस की शक्तियां हम देखेंगे। तो सड़क पर पुलिस की शक्तियों के अंतर्गत बीएनएसएस 2023 धारा 163, पूर्व में क्या थी, आईपीसी की धारा 144। ठीक है। शक्तियां क्या है, मजिस्ट्रेट को तात्कालिक खतरे में निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा का मतलब कि अगर जैसे धरना प्रदर्शन की अनुमति दे दी गई है लेकिन वहां अहिंसा आदि की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां उस धरने प्रदर्शन को निषेधाज्ञा के रूप में बदल दिया जाता है, यानी कि वहां अब रोक लगा दी जाती है। तो निषेधाज्ञा जारी करने की शक्ति है मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट या फिर डीएम एडीएम इन्हें लोकल रीजन पर यह शक्ति प्राप्त है। इसका प्रभाव क्या रहता है, 5 या अधिक व्यक्ति की जमावड़े पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है। दूसरी, बीएनएसएस की धारा 189 और 190, पूर्व में सीआरपीसी धारा 141 से 149 थी। सारी चीजें पता होनी चाहिए। बीएनएसएस, इसका मतलब क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है।
तो इसके तहत गैर कानूनी जमावड़े को तितर बितर करने व बलपूर्वक कार्यवाही की सकती है। अगर कहीं गैर कानूनी अनलॉफुली असेंबली हो रही है तो उसे पुलिस को तितर बितर करने का अधिकार है। अगर पुलिस तितर बितर नहीं होती है तो बलपूर्वक कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है। फिर बीएनएस 2023 धारा 223, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, ठीक है। इसके अंतर्गत लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा करने पर दंड का प्रावधान। यानी कि बीएनएस 223 के आधार पर जो भी लोक सेवक है, डीएम, एडीएम, ये उस व्यक्ति को आदेश की अवहेलना करने पर क्या कर सकते हैं, दंड दे सकते हैं। तो ये सारे पहलू हमें अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है। अब दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 विशेष प्रावधान, क्योंकि ये धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहा है, इसलिए हमें दिल्ली के खुद के बनाए हुए कुछ नियम भी पता होने चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी रिलेवेंट है। दोस्तों बात करेंगे दिल्ली के अंतर्गत धारा 28 की। इसका विनियमन शक्ति, यानी कि इसके अंतर्गत रेगुलेटिंग पावर आती है। सड़कों पर सभा व जुलूस निकालने के लिए नियम बनाना, सड़कों पर किस तरीके से जुलूस निकाले जाएंगे, किस तरीके की सभा की जाएंगी, ये सारे नियम धारा 28 के अंतर्गत आएंगे। धारा 29 की अगर बात करें तो ये निर्देश शक्ति है, यानी जुलूस सभा के संचालन हेतु निर्देशन देने की, निर्देश दिए जाएंगे कि इस तरीके से आपको सभाएं निकालनी है। धारा 30 क्या कहती है? धारा 30 कहती है प्रतिबंध शक्ति, लोक अव्यवस्था रोकने हेतु कतिपय कार्यों पर प्रतिबंध लगाना। अगर वहां लग रहा है कि यहाँ पर लोक व्यवस्था बिगड़ रही है, ठीक है ना, यानी कि अगर भीड़ के गैदरिंग से वहां की लोक व्यवस्था पर इंपैक्ट पड़ेगा तो उस पर धरने प्रदर्शन पर रोक पुलिस लगा सकती है। धारा 33 निवारक आदेश, दंगा उपद्रव की आशंका में निवारक आदेश जारी करने की शक्ति, यानी अगर दंगा उपद्रव होने की आशंका है तो वो निवारक आदेश जारी करने की शक्ति धारा 33 के अंतर्गत दिल्ली पुलिस को प्राप्त होती है। धारा 110 व 113 दंड, नियमों आदेशों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान। इन सभी नियमों का अगर उल्लंघन किया जाता है तो धारा 110 व 113 के अंतर्गत दंड का प्रावधान दिल्ली पुलिस के अंतर्गत किया। सारी चीजें समझते चलेंगे। क्या धरना प्रदर्शन हेतु तो अनुमति जरूरी है? अब हमें यह पता होना चाहिए क्या धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति जरूरी है। तो कुछ आधारों पर अनुमति जरूरी है, कुछ आधारों पर नहीं। हाँ, अनुमति आवश्यक है। कब आवश्यक है? जब सार्वजनिक सड़क का प्रयोग किया जा रहा हो, सार्वजनिक सड़क का हम प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा, बड़ी संख्या में जब लोग शामिल हो रहे हैं। तीसरा, टेंट, लाउड स्पीकर या मंच लगाना हो। चौथा, यातायात प्रभावित हो रहा हो। पांचवा, संवेदनशील क्षेत्र के निकट ये सारी चीजें हो, उस स्थिति में दिल्ली पुलिस से एनओसी की आवश्यकता पड़ती है। कब आवश्यकता नहीं है? जब प्रदर्शन स्वतः स्फूर्त हो व पूर्व सूचना देना व्यवहारिक न हो। मतलब ऐसी कंडीशन बन जाए कि सूचना देने के लिए टाइम न रहो और तुरंत स्पॉन्टेनियस स्थिति में करना पड़े। उस स्थिति में निजी स्थान पर अगर धरना प्रदर्शन हो रहा है, उस केस में एनओसी नहीं चाहिए। तीसरा, बहुत कम संख्या में लोग हों और कोई मार्ग अवरोध न हो। तो इन 3 केसों में एनओसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन 5 केसों में एनओसी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। आगे बात करेंगे एनओसी प्राप्त करने हेतु 8 आवश्यकताएं। एनओसी प्राप्त करने के लिए कुछ जरूरी चीजें पता होनी चाहिए, जिसमें लिखित आवेदन, और उस लिखित आवेदन में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, यानी लिखित रूप में आवेदन किया जाएगा। उसमें विवरण, यानी कि तिथि, समय, स्थान व अनुमानित संख्या का विवरण दिया जाएगा। आयोजक का पूरा नाम, उसका संपर्क सूत्र, ठीक है ना, ये सारी चीजें उसमें दी जाएंगी। उद्देश्य व स्वरूप स्पष्ट करना, क्या उद्देश्य है। यातायात सहमति, सड़क प्रभावित होने पर यातायात से भी सहमति लेनी पड़ेगी सड़क प्रभावित होने पर। अतिरिक्त एनओसी, अग्निशमन व स्वास्थ्य विभाग से अतिरिक्त एनओसी लेनी पड़ सकती है। जंतर मंतर जैसे निर्धारित स्तर की पहले से बुकिंग की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ ध्वनि नियम, लाउड स्पीकर उपयोग हेतु तो पृथक रूप से अनुमति लेनी पड़ती है। तो इन आधारों पर हमें एनओसी प्राप्त करनी होती है। जब ये एनओसी प्राप्त कर लेते हैं तब आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन इस धरना प्रदर्शन को केवल तभी दिया जा रहा है जब आप शांतिपूर्वक तरीके से, अहिंसक रूप से करेंगे। अगर कहीं हिंसा की स्थिति उत्पन्न होती है, राष्ट्रीय एकता अखंडता को खतरा होता है, राज्य की सुरक्षा को खतरा होता है, तो ये एनओसी आपसे वापस भी ली जा सकती है और आप पर कार्रवाई की जा सकती है। मैंने धाराएं दिल्ली पुलिस की और बीएनएसएस की धाराएं बताई और
संवैधानिक पहलू भी बताए, उनके बेस पर आप पर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, चल रहे धरने को किन आधार पर रोका जा सकता है, मैंने बताया अभी। अनिश्चितकालीन मार्ग अवरोध, यानी कि जिस मार्ग के थ्रू आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उस मार्ग पर अनिश्चितकालीन अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सार्वजनिक सड़क को असीमित समय तक अवरुद्ध रखने की स्थिति में इसे खत्म किया जा सकता है। लोक व्यवस्था भंग यानी शांति भंग होने या हिंसा फैलाने की वास्तविक आशंका के बेस पर भी इसे खत्म किया जा सकता है। मैंने बताया धारा 163 बीएनएसएस का उल्लंघन, निषेधाज्ञा लागू होने पर, यानी कि अगर आप शांति भंग करके अहिंसा का रूप लेते हुए, है ना, शस्त्र का प्रयोग करते हुए, लाठी का प्रयोग करते हुए अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहां निषेधाज्ञा लागू हो जाती है। उस स्थिति में पुलिस के द्वारा बलपूर्वक कार्रवाई की जा सकती है। इसी का प्रयोग करते हुए दिल्ली पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज, आंसू गैस आदि का प्रयोग किया गया। ठीक है, अनुमति की शर्तों का उल्लंघन, स्वीकृत समय, स्थान या संख्या से भिन्न प्रदर्शन। अब एनओसी में आपने कुछ दिखाया है, एनओसी में स्वीकृत समय कुछ और था, यहाँ उस समय से ज्यादा अगर आपने टाइम ले लिया, स्थान कोई दूसरा चुन लिया, ठीक है, या जितनी संख्या का लिया था उससे अधिक संख्या आ गई, तो उस स्थिति में ये प्रदर्शन रोके जा सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा यानी संवेदनशील प्रतिष्ठानों के निकट अगर कोई खतरे की स्थिति उत्पन्न हो रही है, नागरिकों के अधिकारों का अगर हनन हो रहा है, भाई धरना प्रदर्शन करने का अधिकार आपको तभी तक सीमित है जब तक आप दूसरे के अधिकारों का हनन न करें। अगर दूसरे के अधिकारों का हनन कर रहे हैं तो आपसे वो अधिकार छीन लिए जाएंगे। ठीक है, तो स्थानीय निवासियों की आवाजाही में अत्यधिक बाधा अगर उत्पन्न हो रही है तो उस स्थिति में भी धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय भी इस पर आए हैं, वो सारी चीजें हम समझ लेते हैं। देखिए 1973 हिम्मत लाल के शाह बनाम पुलिस आयुक्त, क्या था निर्णय इसमें सुनाया गया था, सार्वजनिक सड़क पर सभा करना अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी का भाग है। प्रशासन इसे पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं कर सकता, केवल विनियमित कर सकता। ठीक है, केवल विनियमित कर सकता है, पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं कर सकता। विनियमित कैसे करेगा, मतलब अगर कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन करना चाह रहा है, ठीक है, तो आप उसे धरना प्रदर्शन करने से रोक नहीं सकते। हाँ, ये बात अलग है कि आप उसे बता सकते हो कि इतने स्थान का प्रयोग करें, अगर सड़क जैसे सड़क का केवल 1/4 भाग प्रयोग करें, है ना, जिससे आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न हो, इस तरीके के रेगुलेशंस लगाए जा सकते हैं। ये निर्णय आया है 1973 में। दूसरा 2018 का निर्णय देखेंगे, मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ। ये सारी चीजें इंपोर्टेंट है। इसमें निर्णय क्या आया था, जंतर मंतर पर धरने हेतु दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। स्थानीय निवासियों व प्रदर्शनकारियों के अधिकारों में संतुलन आवश्यक है। तो ये निर्णय हमें परीक्षा के लिए याद रखने हैं। इसके अलावा अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त, शाहीन बाग केस 2020 में जो हुआ था, इसके तथ्यों को समझ लेते हैं। सीएए के विरुद्ध, यानी कि सीएए आया था, उस समय बहुत ज्यादा चर्चाओं में था। ठीक है, 100+ दिनों तक अनिश्चितकालीन धरने दिए गए थे, है ना। कालिंदी कुंज से शाहीन बाग मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था। अधिवक्ता अमित साहनी ने सड़क खाली कराने हेतु याचिका दायर की थी। निर्णय क्या आया था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि अगर शांतिपूर्ण अधिकार कर रहे हैं लेकिन अगर उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं तो उस स्थिति में आपको धरना प्रदर्शन पर रोक लगानी पड़ेगी। यानी कि कोई भी अधिकार, मैंने बताया, तभी तक आपके लिए जब तक आप दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं कर रहे हो, यानी कि ये अधिकार असीमित नहीं है। ठीक है, सार्वजनिक मार्ग अनिश्चितकालीन तक अवरुद्ध नहीं रखे जा सकते, प्रदर्शन निर्धारित स्थानों पर ही होने चाहिए। इसमें यह निर्णय आया था। अधिकार बनाम सार्वजनिक व्यवस्था, आनुपातिकता का सिद्धांत, यानी कि प्रदर्शनकारी का अधिकार है शांतिपूर्ण सभा, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंतर्गत। ठीक है, मैंने बताए थे आपको। इधर अन्य नागरिकों का अधिकार मुक्त आवागमन, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी एवं आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के अंतर्गत वो कहीं पर भी आ जा सकता है। इस अधिकार की वजह से वो प्रदर्शन कर रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से अगर किसी व्यक्ति के मुक्त आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो उस केस में भी हमें एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए
इसके लिए हमें सर्वप्रथम क्या जान लेना अति आवश्यक है कि अगर धरना प्रदर्शन करना है तो उसका उद्देश्य वैध होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, युक्त संबंध होनी चाहिए कि जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसका आधार वास्तव में लॉजिकल है या नहीं। ठीक है। तीसरा, न्यूनतम अतिक्रमण, जिस जगह आप कर रहे हैं वहां अतिक्रमण न्यूनतम हो जिससे बाधा उत्पन्न न हो। समग्र संतुलन, मतलब सभी तरीके से संतुलन स्थापित हो रहा हो, कोई व्यवधान उत्पन्न न हो और आप धरना प्रदर्शन भी अच्छे से कर लें। ठीक है। कोई भी मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, कई बार बता चुका हूं। प्रतिबंधों को इन 4 चरणों से गुजरना होगा। प्रतिबंध जो है इन 4 चरणों से होकर गुजरेंगे। अगर ये चारों चरण फुलफिल हो रहे हैं तो कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, लेकिन ये चारों चरण अगर फुलफिल नहीं हो रहे तो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या सरकार को प्रदर्शन स्थल उपलब्ध कराना जरूरी है? देखिए, सुरक्षा देना कर्तव्य है। ठीक है। निर्धारित असहमति की जगह देना राज्य का संवैधानिक दायित्व है, प्रतिबंध अपवाद है। ठीक है। असहमति की जगह देना राज्य का संवैधानिक दायित्व है, यानी कि जगह देना राज्य का दायित्व है, जगह दे सकती है धरना प्रदर्शन के लिए, लेकिन प्रतिबंध इसके अपवाद है। प्रतिबंध के मैंने आधार बताए, किन आधारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो भाई, राज्य एक कल्याणकारी राज्य के रूप में है। ठीक है ना। न्यायिक समीक्षा, यदि अनुमति बिना ठोस कारण अस्वीकार कर दी जाए तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यानी कि आपने अनुमति मांगने के लिए गए और पुलिस प्रशासन ने अनुमति नहीं दी तो आप उसके विरोध में न्यायालय जा सकते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि सरकार धरना प्रदर्शन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। निर्धारित स्थल मॉडल, जंतर मंतर जैसे स्थान जहां शर्तों के साथ प्रदर्शन को मान्यता दी जाती है। स्वतः स्फूर्त प्रदर्शन, आपातकालीन प्रदर्शन को केवल पूर्व अनुमति न होने के आधार पर नहीं रोका जा सकता। स्पॉन्टेनियस प्रदर्शन हो रहे हैं, तुरंत आवश्यकता है तो उन्हें केवल पूर्व सूचना न देने के बेस पर रोका नहीं जा सकता, कुछ न कुछ उसके पीछे लॉजिक होने चाहिए। ठीक है। परीक्षा हेतु तो सारांश तालिका मैंने बताया पहलू। देखिए, संवैधानिक अधिकार, मैंने बताया संवैधानिक अधिकारों की बात, तो आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, सब क्लॉज डी ये पता होनी चाहिए। बात करें मुख्य बिंदु, 19 क्लॉज 1 के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के अंतर्गत सभा करने की, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के अंतर्गत संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के अंतर्गत आवागमन की स्वतंत्रता है। ठीक है। इसके बाद प्रतिबंध किस आधार पर लगाए जा सकते हैं, मैंने बताया आर्टिकल 19 क्लॉज 2, आर्टिकल 19 क्लॉज 3, इसके अंतर्गत 8 और इसके अंतर्गत 2। सभा हेतु केवल 2 आधार है। ठीक है। और वाक एवं अभिव्यक्ति के लिए मैंने 8 आधार बताए थे। तो सभा हेतु इसके लिए केवल 2 आधार है, सुरक्षा व लोक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए। तात्कालिक निषेधाज्ञा, मतलब तुरंत रूप से निषेधाज्ञा, यानी कि जो धरना प्रदर्शन की अनुमति है उसे तुरंत रूप से कब रोका जा सकता है, तो बीएनएस धारा 163 लगा करके। ठीक है। ये यानी कि 5 से अधिक लोगों की जमावड़े के प्रदर्शन पर अस्थायी रूप से रोक लगाई जा सकती है। अब इसको मैं बता देता हूं, ये जब बीएनएसएस धारा 163 लगाई जाती है तो 2 महीने के लिए लगाई जाती है, लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो इसे आगे और 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है। आज्ञा, अगर ये शर्त नहीं मानी है फिर भी लोग जमा हो रहे हैं, 163 की अवहेलना कर रहे हैं, तो धारा 223 के तहत उन्हें दंड का प्रावधान है। दिल्ली के विशिष्ट नियम है, मैंने बताया धारा 28 से 33 के अंतर्गत दिल्ली पुलिस एक्ट है। ठीक है। मार्ग, समय, आचरण का विनियमन इनके बेस पर करते हैं। अनिश्चितकालीन अवरोध, अगर अनिश्चितकालीन अवरोध उत्पन्न हो रहा है, अमीर सानी केस हमने पढ़ा, अनिश्चितकालीन अवरोध की स्थिति में भी धरने प्रदर्शन पर रोक लगाई जा सकती है। मुख्य बिंदु, यानी सार्वजनिक मार्ग स्थायी रूप से अवरुद्ध नहीं हो सकता। फिर स्थल विशिष्ट संतुलन, मजदूर किसान शक्ति संगठन वाला केस आया था, उसमें जंतर मंतर जैसे मॉडल दिए गए कि जहां पर अच्छी खासी संख्या में हम प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने विस्तार पूर्वक पढ़ी और मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लास दोस्तों पसंद आई होगी। हालांकि जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं उसका आधार कहीं ना कहीं सही है, लेकिन ये आधार किसी गलत डायरेक्शन में न जाए, ऐसी मेरी अपेक्षा है, आकांक्षा है। और मैं माननीय सीजीआई जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हाल ही में उन्होंने एक वक्तव्य दिया जो मुझे लगा कि वक्तव्य अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरीके के धरने प्रदर्शन के वीडियो ऑडियो सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है
और हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि सीजीआई साहब को इस पर विचार करना चाहिए और छात्र हित में कुछ फैसले लेने चाहिए। साथ ही साथ में सरकार को भी इसके पक्ष में सोचना चाहिए, है ना। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।